आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोस्ट ऑडिट का क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन का मतलब बेटा ये है कि ये रिवीजन आपके तभी काम का है जब आपने पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। पहली बात, अगर आपने पहले इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा हुआ है तो ये रिवीजन में भी आपके काम ना आए, ठीक है। और ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन होगा जिसके अंदर मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। पूरा रिवीजन होने के बाद, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अपन क्लास में ही एक डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है। इन बिटवीन भी मैं आपको डाउट पूछने के लिए कुछ टाइम दूंगा, आप वहां पे डाउट अपने पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने लिया है फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले सवाल आता है बेसिक के अंदर, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? तो देखिए जैसे हम फाइनेंशियल ऑडिट में पढ़ते हैं ना, फाइनेंशियल ऑडिट में हम पढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे ही हम कोस्ट ऑडिट के अंदर बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सच कोस्ट रिकॉर्ड्स। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कोस्ट ऑडिट के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। अलग अलग वर्ड यूज क्या किए जाते हैं कि भाई कोई एग्जामिनेशन बोल देता है, कोई इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन बोल देता है, वो सब उसी के पार्ट हैं। तो ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड जो हमारे हैं, कोस्ट रिकॉर्ड जो हमारे हैं, उनका हमें एग्जामिनेशन, उनका हमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, जिसके अंदर हम उनको चेक करेंगे, उनको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको देखेंगे। वो सब चीजें देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वो प्रॉपर्ली बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, उनमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन या फ्रॉड है या नहीं है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोस्ट ऑडिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कोस्ट ऑडिट का जन्म कहाँ से हुआ? पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कुछ टेंडर देती थी लोगों को, जैसे ये अपने सड़क वगैरह बनती है तो ये सब बनाने के लिए गवर्नमेंट टेंडर देती थी, और वो टेंडर होते थे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि भाई आप उस चीज को बनाइए, जितनी कॉस्ट लगेगी उस पर एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ के हम आपको उसका पेमेंट कर देंगे। पर गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो कॉस्ट सामने वाला लेके आ रहा है बना के लास्ट में कि सर मेरी इतनी कॉस्ट लग गई है, क्या वाकई में उसकी उतनी कॉस्ट लग गई? ये वेरीफाई कौन करे? तो उस चीज को वेरीफाई करवाने के लिए कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये कंसेप्ट कॉस्ट ऑडिट का वैसे तो सीए से भी पुराना एक्ट है, सीएमए जो है वो सीए से भी पुराना एक्ट है, पर पहले इसको थोड़ा सा कम वैल्यूएशन मिलता था, कम इसकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। उसका भी मैं आपको रीजन बता दूं कि स्टार्टिंग में जब कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहां पे ये लिखा गया था कि कॉस्ट ऑडिट एक आईसीडब्ल्यू करेगा, बट अगर आईसीडब्ल्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम बहुत नहीं हुआ करते थे, तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कॉस्ट ऑडिट करवा सकते हैं। पर कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में सीए को कॉस्ट ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, और सिर्फ सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। ये एक रीजन है सीएमए के कोर्स के अंदर बूम आने का या उसको थोड़ा सा हाईलाइट मिलने का, ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आपको पता होगा कि कुछ चीजों की प्राइस ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट फॉलो करती है, मॉनिटर करती है, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेज, कैरोसिन वगैरह, इन सब की प्राइसेस को गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। तो उनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्ट ऑडिट टूल को काम में लिया जाने लगा। तो यहां से जाके कॉस्ट ऑडिट का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो डेफिनेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं कि द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कोस्ट अकाउंट्स। अब कोस्ट रिकॉर्ड बोलिए, कोस्ट अकाउंट बोलिए, एक ही बात है। अदरेंस टू द कोस्ट अकाउंटिंग प्लान, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि वो एएस या इंड एएस के हिसाब से बने हैं, वैसे ही आप कोस्ट रिकॉर्ड को चेक करिए कि क्या वो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। और इस पूरी प्रोसेस को ही नाम क्या दिया गया है, कोस्ट ऑडिट का नाम दिया गया है, ओके।
चलिए आगे कुछ हिस्ट्री लिख के दे रखी है कि कोस्ट ऑडिट एक्ट कब आया, क्या क्या हुआ, ठीक है, पर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता करना है, तो उसके लिए मैंने आपको लिख के दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्ट सीए एक्ट से पुराना एक्ट है, ठीक है, तो आप ये इंफॉर्मेशन के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके, चलिए आगे बात आती है रिलेवेंस ऑफ कोस्ट ऑडिट कि कोस्ट ऑडिट कराने से क्या फायदे हैं। तो भैया मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट इसको प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में काम में लेने लग गई इनिशियल ईयर में, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको भी लगा कि यार हमें भी कोस्ट ऑडिट करवानी चाहिए और हमें भी कोस्ट ऑडिट कुछ फायदे दे सकती है, जैसे हमारे यहाँ जो मटेरियल वेस्टेज होता है उसको रोक सकती है, हमारे यहाँ पे कोई चीज है जो गलत चल रही है उसको सुधार सकते हैं, हमारी कमियां हमें बता सकती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कोस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कहाँ पे, कंपनीज के लिए भी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके लिए भी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखिए ये 3 फायदे आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पहला, इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रक्चर द कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को स्ट्रक्चर करने के काम में कि कितनी कॉस्ट मटेरियल में लगेगी, कितनी लेबर में, कितनी ओवरहेड में, किन किन पार्ट्स में कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, और वहां पे कोई वेस्टेज है तो उसको रोकने के लिए। दूसरा लिखा है अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए कि भैया हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हमारी कमी पता नहीं चलती, एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात भी है कि हमें कभी भी हमारी कमी पता नहीं चलती है, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कमी पता नहीं होती, जब वो ऑडिट कराती है थर्ड पर्सन से तो वो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी कमियों को आपके सामने रखता है और आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, तो आप इसको कोस्ट ऑडिट का फायदा मान सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये कहा गया है कि कोस्ट ऑडिट से आपको कोस्ट रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी, प्लस जो डिसीजन मेकिंग है आपकी वो बेटर होगी, क्योंकि आपके पास जो डेटा निकल के आएगा वो ज्यादा रिलायबल, ज्यादा क्रेडिबल होगा, तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। ये कुछ बेनिफिट्स एक्सपर्ट कमेटी ने बताए थे और आप इसको जनरली भी कोस्ट ऑडिट के बेनिफिट में लिख सकते हैं। एक बार बता दीजिए यहां तक बात क्लियर है? एक बार बता दीजिए यहां तक बात क्लियर है बेटा? ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट ऑडिट। ये आपके लिए एग्जाम में शॉर्ट नोट लाइक एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 4 से 6 मार्क्स का आ सकता है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट ऑडिट, सीधा ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी करना है। याद करने के लिए मैंने आपको ये लाइन लिखवाई थी, एक पिकअप ऑफ फोर्ड वीडियो है जो कि इनिशियंस है इन सारे पॉइंट्स के। सबसे पहले हमने कहा था P4 प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ये आप लोग में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, लोगों के सामने, जो स्टेक होल्डर है उनके सामने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाया गया है और कोस्ट ऑडिट उसको प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरा आई से कहा था हमने, तो मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ P। आई से हमने कहा था इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कोस्ट ऑडिट मदद करता है। सी से हमने कहा था कोस्ट यूनिट और कोस्ट सेंटर पे कोस्ट को अलोकेट करने में मदद करता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस यूनिट पे और किस सेंटर पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। ये 3 पॉइंट हमने पीआईसी यहाँ से उठाए थे। उसके बाद हम आए थे एफ पे, जिसमें हमने कहा था फिक्सेशन ऑफ प्राइस, प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही यूज करने में मदद करेगा। और रिकंसिलिएशन बिटवीन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी कोस्ट ऑडिट आपकी मदद करेगा। D4 हमने कहा था डिटेक्शन ऑफ एरर, मतलब अगर आपके कोस्ट रिकॉर्ड में कोई गलती है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाती है, अर्ली डिटेक्शन उसका हो जाता है और अर्ली डिटेक्शन होने से उसका जो करेक्शन है वो भी अर्ली करेक्शन हो जाता है। फिर V4 हमने कहा था वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, हमारे जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए गए हैं उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे उनमें कोई कमी है तो हमें पता चल जाएगी। D4 डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, आपको पता होगा कि हम जब भी कोस्टिंग का कोई क्वेश्चन करते हैं, कोस्टिंग पढ़ रहे होते हैं, तो हम नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं, और नॉर्मल लॉस ऐसा है जो कंट्रोलेबल नहीं है, वो होगा ही, अब नॉर्मल लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोस्ट ऑडिट हमारी मदद करता है कि हम उसको डिटेक्ट करें और दूर करने में मदद करें हमारी, ठीक है। लास्ट है आई फॉर है इंटरफर्म कंपैरिजन। दैट मींस अगर आप 2 ऑर्गेनाइजेशन के डेटा कंपेयर कर रहे हैं, अगर उनके डेटा उन्होंने खुद बनाए हैं तो वो तो कैसे भी बना सकते हैं मैनिपुलेट करके, सब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने 2 ऑडिटेड फर्म के डेटा कलेक्ट किए हैं जिनकी ऑडिट हो चुकी है,
तो वो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी, क्योंकि ऑडिटर ने उनको सेम स्टैंडर्ड पे चेक किया होगा। समझ गए? ओके, तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में अगर आपसे जनरल ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप सिर्फ ये लिखेंगे, सोशल पूछे तो आप सिर्फ ये लिखेंगे, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा तो आप ये दोनों लिखेंगे। डिपेंड करता है मार्क्स कितने का क्वेश्चन है। समझ गए? 4 मार्क्स हैं तो 6-7 पॉइंट इनफ है, ठीक है, और 6 मार्क्स है तो आप 10-12 पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, ये कंसर्न होता है बच्चों का कि सर कितना लिखें। बहुत ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप अप टू द मार्क लिखें, वो बेटर है। चलिए, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्ट लाइन बताई थी। एक्सप्लेन करने की बात ये है बेटा, मार्क्स पे डिपेंड है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो ये पॉइंट्स लिखने ही इनफ है, मोर देन इनफ है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और दोनों ऑब्जेक्टिव आप लिख देते हैं तो भी पॉइंट लिखना इनफ है। और अगर उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, सपोज 12 मार्क्स का, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, जो कि आता नहीं है, इतने ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता नहीं है, तो नो नीड टू एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स लिख दीजिए, दैट्स इनफ। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने कहा ए का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड कॉस्ट रिकॉर्ड। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना था तो इतने दिन तो आपके पास सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड थे, पर अब आपके पास ऑडिटेड कॉस्ट रिकॉर्ड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिटेड रिकॉर्ड में और नॉन ऑडिटेड रिकॉर्ड में रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑडिटेड रिपोर्ट है, आप उस पर आराम से डिसीजन ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं सेटलमेंट ऑफ बिल्स। सेटलमेंट ऑफ बिल का मतलब हमने भी किसी को कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है तो आप उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। भाई हमें डाउट था कि उसने जो कॉस्ट बताई है उसमें गड़बड़ है, या हमने जो कॉस्ट बताई है उसमें सामने वाले को गड़बड़ लग रही है, तो कॉस्ट ऑडिट होने से सामने वाले को अश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ भाई जो कॉस्ट निकाल के दी गई है वो सही है, ठीक है। तो मैनिपुलेशंस कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, डिस्प्यूट्स कम होते हैं। चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज पता है, मनी, मैन, मटेरियल, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको आप बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनका आप वेस्टेज रोक सकते हैं, जो कि सोसाइटी को भी फायदा है। आप एक सोचिए, आप पानी यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट में, और अगर आप पानी को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो वेस्टेज नहीं हो रहा, तो सोसाइटी को भी तो फायदा है, तो इसलिए इसको सोशल कॉज में डाला गया है। नेक्स्ट है आई का मतलब है सॉरी आर का मतलब है रीजनेबल प्राइस। ऊपर हमने कहा था कि फिक्सेशन ऑफ प्राइस में ये मदद करता है, देखो यहाँ पे, और अगर प्राइस फिक्स करने में मदद करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, रीजनेबल होगी, और यहाँ पे वो प्राइस किसको मिलेगी, कंज्यूमर को मिलेगी, तो कंज्यूमर के लिए रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आई का मतलब है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। जब ऑडिटर आपको अपनी कमियां बताएगा कि सर आपके यहाँ मटेरियल वेस्ट होता है, आपके यहाँ लेबर में वेस्टेज होता है, तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे, और जैसे ही आप उसको इम्प्रूव करेंगे कम दाम में ज्यादा प्रोडक्शन आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। चाहे वो मैन हो चाहे मटेरियल हो, किसी की भी प्रोडक्टिविटी हो उसमें आपको फायदा मिलेगा। जनरली लेबर में ऐसा होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है पी का मतलब है पिन पॉइंटिंग। पिन पॉइंटिंग का मतलब हाईलाइट। एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी, कहां पे आपका मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है, किस चीज को लेके। देखिए कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ ही गड़बड़ हो, सब कुछ गड़बड़ नहीं होता, कुछ एक पॉइंट गड़बड़ होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर उन पॉइंट को हाईलाइट कर देगा तो वो उसको सुधार लेंगे, ठीक है। अगर सब कुछ ही गड़बड़ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन चलती ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन चल रही है इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ पॉइंट गड़बड़ है। ओके, जिनको ऑडिटर हाईलाइट करने का काम कर देता है और जिससे आपको इंप्रूवमेंट में मदद मिल जाती है। एक बार बता दीजिए यहां तक क्लियर है आपके? एक बार बता दीजिए ऑब्जेक्टिव तक क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शन हमें दिए गए हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शन हमें दिए गए हैं, उनकी हमें बात करनी है। वैसे ये सेक्शन आपने लॉ में पढ़े हुए हैं, इंटर में भी पढ़े हुए हैं, फाइनल में भी आप पढ़ रहे होंगे।
देखिए सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन किया गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है। तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर चीज से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। अब वो चीज क्या है, देखो या तो असेट साइड, असेट में आओ, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, असेट एंड लायबिलिटी, तो असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड। P&L में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी इसमें आ जाता है। उसके अलावा आती है आपकी सेल एंड परचेज, तो सेल एंड परचेज के रिकॉर्ड आ जाते हैं, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो रिसिप्ट पेमेंट हो गया, सेल परचेज हो गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गए, और असेट एंड लायबिलिटी होगी। इन सबसे रिलेटेड आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, इन सबसे रिलेटेड आप सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लो, तो वो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फॉर्मेट बन जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंटेन करता है वो। डन। चलिए सेक्शन 128 की ये कहता है कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने हेड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहां पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। और अगर कंपनी चाहती है कि मैं हेड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करूं, तो वो किसी और जगह पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है। उसके लिए उसे एक आरओसी को रिजोल्यूशन पास करके देना होगा 7 दिन के अंदर, मतलब रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन, और वो 7 दिन के अंदर अंदर किसको देना है, आरओसी को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई हम हमारे रिकॉर्ड्स वहां मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कंपनी की कहीं पे ब्रांच है तो ब्रांच से वो जो उनके ब्रांच के रिकॉर्ड होंगे वो टाइमली मंगाते रहेंगे, जैसे क्वार्टरली मान लीजिए, तो क्वार्टरली वहां से समरी आती रहेगी जो आपके यहाँ पे कंसोलिडेशन में काम में आ जाएगी। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रखेंगे उसको आपको रखना है ओपन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब कोई भी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर आके उनको क्या कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, उनको देख सके। ठीक है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल के लिए मेंटेन किए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ओके फिर आते हैं 148, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉस्ट ऑडिट का। 148 के अंदर सारी बातें कही गई है कि कॉस्ट ऑडिट क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसको करवानी है, किसको नहीं करवानी है, उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे डाली गई। तो सबसे पहले तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट में कोई पॉइंट ऐड कर सकती है। ठीक है, दूसरी ये बोली गई है कि लिमिट सेट कर सकती है कि कितने अमाउंट तक कॉस्ट ऑडिट होनी है, कितने अमाउंट के ऊपर नहीं होनी। जैसे 8% हम पढ़ते हैं ना, 50 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़, तो ये यहीं पे डिसाइड हो रखी है और ये सीआरए रूल्स में चली जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, उसके लिए कहा गया कि सीएमए करेगा, और सीएमए में भी वो करेगा जिसके पास क्या है, सीओपी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, या फिर एक सीएमए जो फॉर्म है जिसमें पार्टनर सीएमए है और उन्होंने सीओपी ले रखी है, तो ये लोग ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होगी, क्या ऑब्लिगेशन होंगे, ये सारे भी सेक्शन 148 में बताए गए हैं। ओके, मतलब 148 बेसिकली कॉस्ट ऑडिट के ऊपर ही सारी बातें करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट के ऊपर। और लास्ट आता है 469, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप कोई रूल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। रूल बनाने का पावर 469 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। ठीक है, केस लॉज एक दो हैं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी हम कोई केस लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिए यहां तक कोई डाउट है? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बुक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोल दीजिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वो भी मैंने यहाँ लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। स्कैनर को अगर आपने ये क्वेश्चन ओरली यहाँ से कर लिए तो स्कैनर करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर अगर हम 2 की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो बेसिक रूल है ऑडिट के वो सारे यहीं पे मेंशन है, सारे रूल यहीं पे मेंशन है। इसके अंदर इस रूल का नाम हम शॉर्ट में कहते हैं सीआरए रूल्स 2014, सीआरए रूल्स 2014। बाद में कई रूल आते रहते हैं जिनको हम अमेंडमेंट रूल्स कहते हैं। ठीक है, वैसे जो बेसिक है वो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, जिसको हम CRA कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसको शॉर्ट में हम सीआरए रूल्स 14 कहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके अंदर 6 रूल है हमारे, वो 6 रूल हमें पढ़ने हैं।
ठीक है। चलो वो 6 रूल पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात और बता दूं जो हमने पढ़ी थी कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रेगुलेटेड जो टेबल ए में कवर होती है, नॉन रेगुलेटेड जो टेबल बी में कवर होती है, और अदर जो टेबल सी, इसको टेबल सी भी बोला जा सकता है, उसमें कवर होती है। रेगुलेटेड में 6, नॉन रेगुलेटेड में 33, ठीक है, और बाकी सारी अदर में आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या हमें सर ये याद करना है कि किस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट हैं? तो बेटा इट्स नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ रेगुलेटेड वाले प्रोडक्ट याद कर लीजिए, ठीक है, आप सिर्फ रेगुलेटेड वाले प्रोडक्ट याद कर लीजिए, बाकी प्रोडक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये याद करने के लिए मैंने आपको एक लाइन लिखाई हुई थी, अगर याद हो तो आपको, पत्रकार पोपटलाल वर्किंग इन तूफान एक्सप्रेस इज डाइंग फॉर शादी। ऐसा मैंने आपको एक लाइन लिखाया था जिसमें हमने कहा था कि पीपी का मतलब है पावर प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉरी, पीपी का मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टी का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रिसिटी, डी का मतलब है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एफ का मतलब फर्टिलाइजर, एंड एस का मतलब शुगर फॉर इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ये 6 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5, अच्छा वो एक ही था, ठीक है, 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये 6 प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड सेक्टर में कवर होते हैं। ये 6 इंडस्ट्री, 6 सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर में कवर होते हैं, जिनके नाम आपको यहाँ मैंने दे रखे हैं। ये आपको याद करने हैं, बाकी बी और सी कैटेगरी के नाम याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब 6 रूल के ऊपर आते हैं, जो हमारे रूल्स हैं सीआरए रूल्स, उनकी बात कर लेते हैं। सीआरए रूल्स के अंदर देखिए 6 रूल में क्या कहा गया। रूल नंबर 1 कहा गया सबसे पहले, जो सिर्फ स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि सीआरए रूल्स कहाँ एप्लीकेबल होते हैं और कब से एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा रूल डेफिनेशन की बात करता है। रूल नंबर 3 कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात करता है। रूल नंबर 4 कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट की बात करता है। रूल नंबर 5 कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के फॉर्मेट के बारे में बात करता है। और रूल नंबर 6 जो है वो कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और रिटायरमेंट की बातें करता है। ठीक, तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले रूल 1 एप्लीकेबिलिटी और कमेंसमेंट की बात करता है, जिसमें आपको ये एक डेट याद रखनी है कि 30 जून 2014 से ये रूल एप्लीकेबल होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल 2 डेफिनेशन की बात करता है, जिसके अंदर एक्ट की डेफिनेशन, एक्ट का मतलब कि जब भी हम बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट की बात करेंगे 2013। कॉस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस, जो सीएमए इन प्रैक्टिस है, उसका मतलब समझाया गया कि भाई सीएमए का मतलब जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो, और इन प्रैक्टिस का मतलब जिसके पास सीओपी है वो। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर जो कॉस्ट ऑडिट करता है वो कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मतलब कि कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करता है उसको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, ऐसे डिफाइन किया गया है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब मैं आपको पहले ही बताया कि कॉस्ट से रिलेटेड आइटम्स के जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड बोला गया है। फर्म का मतलब यहाँ पे सीएमए फर्म से है। ठीक है, यहाँ पे फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं, सीएमए फर्म। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट से है, आईसीएमएआई से है। अब वो एआई लिखो आप, चाहे आईसीएमएआई लिखो। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए। तो ये इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। तो ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे काम का है वो है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने हैं। तो सीधा सिंपल कहा गया कि कोई भी कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो और चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या सीआरए रूल्स फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल है, तो आप कहेंगे यस, सीआरए रूल्स फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात, उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो इंगेज्ड इन प्रोडक्शन है, मतलब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे है। अब चाहे आप रेगुलेटेड में हो और चाहे आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ पे टेबल ए रेगुलेटेड, टेबल बी नॉन रेगुलेटेड और टेबल सी अदर, इन तीनों का मिला के जो टर्नओवर है उसको देखा जाएगा और उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर आपका 35 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले साल का, तो इस साल आप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लायबल है, ध्यान रहे। ठीक है, एग्रीगेट कहिए ओवरऑल कहिए, बात एक ही है। यहीं पे बेसिक प्रॉब्लम आती है जो मैं हाईलाइट कर देता हूं। एग्रीगेट टर्नओवर कहें या ओवरऑल टर्नओवर जब भी हम कहेंगे, उसका मतलब रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर और अदर सेक्टर तीनों को मिला के होगा। बोलिए, रूल 3 तक बात समझ में आती है? रूल 3 तक बात समझ में आती है? ओके रूल 3 के बाद चलते हैं रूल 4 के ऊपर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्या मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, किसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है किसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है, उसके लिए बात करता है ये रूल। अब इसको आप इसके की पॉइंट समझना, ठीक है, बाकी तो आपका पढ़ा हुआ है ही। सबसे पहले हम उन सेक्टर की बात कर रहे हैं जो रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट हो रहे हैं। उससे पहले भी चलो मैं एक चीज बताऊंगा आपको। एक कंपनी है, ठीक है, ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती है और ये नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती है। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि इसकी ऑडिट सारे प्रोडक्ट की होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ रेगुलेटेड की हो या सिर्फ नॉन रेगुलेटेड की हो? कहने का मतलब ऑडिट कंपनी वाइज होगी या प्रोडक्ट वाइज होगी? ऑडिट जो होगी कंपनी वाइज या प्रोडक्ट वाइज? बोलिए, ऑडिट कंपनी वाइज होगी या प्रोडक्ट वाइज होगी? गलत, ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होगी बेटा। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज कैसे? अगर आप रेगुलेटेड के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं पर नॉन रेगुलेटेड के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो बताओ ऑडिट सिर्फ रेगुलेटेड की होगी या नॉन रेगुलेटेड की भी होगी? अगर आप रेगुलेटेड के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं जबकि नॉन रेगुलेटेड के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिट सिर्फ रेगुलेटेड प्रोडक्ट की होगी या नॉन रेगुलेटेड की भी होगी? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कंपनी वाइज ऑडिट हो रही है? अगर कंपनी वाइज हो रही होती तो फिर तो सबकी होती ना। ऐसी रिक्वायरमेंट देखी जाती जो कंपनी की है, प्रोडक्ट की नहीं है। समझ गए? तो इसलिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट वाइज है, रेगुलेटेड की अलग, नॉन रेगुलेटेड की अलग। ओके, तो सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूं रेगुलेटेड प्रोडक्ट के लिए, रेगुलेटेड सेक्टर के लिए। रेगुलेटेड सेक्टर में 2 रिक्वायरमेंट डाली गई है। आपका ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़। मुझे बताइए ओवरऑल का मतलब क्या है? क्या ए बी और सी मिला के हैं? मैंने आपको पहले बताया हुआ है। क्या ओवरऑल का मतलब ए बी सी मिला के हैं टर्नओवर? ओ सॉरी, यहाँ पे 50 करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो 50 करोड़ से ज्यादा का या 50 करोड़ एग्जैक्टली, ठीक है, मैं दोबारा बोल दूं, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, दोनों चीजें यहाँ पे हैं, होना चाहिए ओवरऑल टर्नओवर। और जो इंडिविजुअल टर्नओवर है वो होना चाहिए 25 करोड़ या उससे ज्यादा। इंडिविजुअल में क्या क्या आएगा? इंडिविजुअल टर्नओवर में कौन कौन सा टर्नओवर लेंगे? ए प्लस बी, मतलब रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड दोनों मिला के लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन फुलफिल होने पे ऑडिट हो जाएगी या दोनों का फुलफिल होना जरूरी है? एक कंडीशन फुलफिल होने पे ऑडिट हो जाएगी लाइबल, या फिर दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है? दोनों का, यस। तो 3 पॉइंट में दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट के लिए ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, जहां पे ओवरऑल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी है और इंडिविजुअल का मतलब ए प्लस बी है।
और दोनों ही कंडीशन का एक साथ फुलफिल होना जरूरी है, तभी रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट होगी, वरना रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट नहीं होगी। ओके, ऐसे ही मैं समराइज कर देता हूं नॉन रेगुलेटेड को, जिसमें अमाउंट है 100 करोड़ का। ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, जबकि इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और दोनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो जाती है तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की भी ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ओके, ठीक है। दोनों ही केस में ओवरऑल का मतलब और इंडिविजुअल का मतलब सेम है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, 3 सेक्टर ऐसे भी हैं या 3 सिचुएशन ऐसी भी हैं जब आपको कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप रेगुलेटेड में ऑपरेट कर रहे हैं और चाहे आप नॉन रेगुलेटेड में ऑपरेट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप रेगुलेटेड में हैं और चाहे आप नॉन रेगुलेटेड में हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 3 सिचुएशन में आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली सिचुएशन जब आप सेज में ऑपरेट कर रहे हो, दूसरी सिचुएशन जब आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है, जब आपकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपकी टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा हो, और तीसरा आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। तो इन 3 सिचुएशन में 1, 2 एंड 3 आपको कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे पर कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार बता दीजिए, रूल 4 क्लियर है? रूल 4 क्लियर है बेटा? चलिए फिर चलते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5 तो बेवजह का सा है थोड़ा सा। रूल 5 में सिर्फ ये बताया हुआ है कि रूल 3 के अकॉर्डिंग जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं उनको कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं। तो यहां से हमारा पहला फॉर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं CRA1। ये फॉर्म का नाम है, ठीक है, CRA1। इसके अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से आइटम से रिलेटेड रखें। तो 30 आइटम यहाँ पे दे रखे हैं आपको। क्या आपको ये 30 आइटम के नाम याद करने हैं? नहीं, आपको इन आइटम के नाम याद नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अकॉर्डिंग टू रूल 5, अगर अकॉर्डिंग टू रूल 5 आपको जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं वो CRA1 में मेंटेन करने हैं। दैट्स इट। एक बार बता दीजिए यहां तक क्लियर है? क्योंकि आगे का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं फिर एकदम सेपरेट लेके चलना चाहता हूं। क्या हमारी स्पीड ठीक है रिवीजन की? क्या हमारी रिवीजन की स्पीड ठीक है? ज्यादा फास्ट है, ज्यादा स्लो नहीं है? ओके ओके बेटा, थैंक यू। बेटा रूल 6 क्या कह रहा है? रूल 6 ये कहेगा, मतलब इन्होंने क्या, जैसे अपन CA के अंदर पढ़ते हैं या कंपनी ऑडिट पढ़ी होगी आपने CMA इंटर के अंदर, तो वहां पे तो बड़ा डिटेल में मामला है कि अपॉइंटमेंट का ये रूल है, ये है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है। अब बहुत शॉर्ट में दे रखा है तो मैं आपको इसको पहले ढंग से थोड़ा सा समझा दूं। एक कंपनी कॉस्ट ऑडिट के लिए लायबल है, तो वो क्या करेगी? ऑडिटर ढूंढेगी। ऑडिटर ढूंढने का मतलब वो एक पर्सन ढूंढेगी जो कि CMA हो और जिसके पास में COP हो, या फिर एक CMA फॉर्म को ढूंढेगी और फिर उनसे बात करेगी कि भैया हमें ऑडिट करानी है, क्या आप हमारी ऑडिट कर दोगे? अगर इसने कहा यस, पर कंपनी का काम है। अब कंपनी का काम ऐसे तो होता नहीं कि भैया कल से आ जाना। कंपनी के हर काम के लिए रिजोल्यूशन पास होते हैं, हर काम को करने का एक तरीका होता है। तो ये ऐसे ही अगर हमको ऑडिट करवानी है तो पहले आप क्या करेंगे? एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। और रिजोल्यूशन पास करने से पहले आप ये श्योरिटी चाहेंगे कि जिस CMA ने मेरे को हाँ करी है, कल को वो मना ना कर दे तो मैं उनसे एक कंसेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले राइटिंग में कंसेंट लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिटन कंसेंट, ठीक है। आप अपने ऑडिटर से, जिसको आप बनाना चाहते हैं, उससे रिटर्न में एक कंसेंट लेंगे और एक डिक्लेरेशन लेंगे कि आप ऑडिटर बनना चाहते हैं और आप किसी भी तरीके से डिसक्वालीफाइड नहीं है, क्योंकि हम ये चेक नहीं कर पाएंगे आप क्वालिफाइड है या नहीं। तो आप खुद हमें बता दीजिए कि आप डिसक्वालीफाइड नहीं है और आप ऑडिटर बनने में इंटरेस्टेड हैं। ये हम उससे
क्या ले लेंगे, रिटर्न में कंसेंट ले लेंगे। अब ये कंसेंट लेने के बाद हम बोर्ड में रिजोल्यूशन पास करेंगे कि भैया हमें कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है और इस बंदे को करना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कितने टाइम में होगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आता है, अगर हम जनरल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, मतलब कैजुअल वैकेंसी का सीन नहीं है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो हमें 180 डेज का टाइम दिया गया है। कब से, प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन, प्रीवियस ईयर के स्टार्ट होने से। देखो ये पॉइंट ध्यान रखना कि टाइम कब से कैलकुलेट करना है। बच्चे एग्जाम में ये पढ़ के चले जाते हैं कि सर 180 दिन है, ये नहीं पढ़ के जाते कहाँ से 180 दिन है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो जिस साल ऑडिट करा रहे हैं उस साल के स्टार्ट होने से क्या कितने दिन, 180 दिन, तो इसका मतलब 30 सितंबर की डेट आएगी। ठीक है, उतने दिन में आपको ये रिजोल्यूशन पास कर देना है जिससे कि अपॉइंटमेंट हो जाए। ठीक है, अब रिजोल्यूशन तो पास हो गया, पर इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा। तो एक तो हम ऑडिटर को अपॉइंट इन्फॉर्म करेंगे कि भैया हमने आपको अपॉइंट कर लिया है, जैसे अपनी बात हुई थी वैसे हमने आपको अपॉइंट कर लिया है, तो एक तो हम उसको इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने फलाना आदमी को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है, और वो हमें CRA 2 फॉर्म के अंदर करना होगा, वो हमें CRA 2 फॉर्म के अंदर करना होगा। अब आप कहेंगे सर CRA 2 फॉर्म के अंदर करना है, कितने दिन में करना है? ठीक है, तो CRA 2 में जो आपको गवर्नमेंट को बताना है कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, वो आपको 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना है। जिस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ, उस मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को आपको बता देना है। आपने कहा ठीक है सर, पर यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि सर ये 30 दिन इन 180 दिन के बाद है या ये भी इन्हीं में इंक्लूड है? तो इसका जवाब है बेटा कि ये 30 दिन भी इसी में इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, ये 180 दिन का टाइम है आपके पास, आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया मान लीजिए 144 डे पे, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 174 डे तक इंटीमेट कर देंगे। समझ गए? क्योंकि 30 दिन अपॉइंटमेंट भी हो गया 180 दिन में, और उसके 30 दिन में इंटीमेशन हो गया। सेकंड केस में ले लेता हूं कि ये आपके पास 180 दिन का टाइम अवेलेबल है, आपने अपॉइंटमेंट किया 160 डेज पे अपॉइंट किया, तो अगर आप यहां से 30 दिन जोड़ेंगे तो ये तो 180 दिन के बियॉन्ड चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम टाइम जो है अपॉइंटमेंट प्लस इंटीमेशन का वो 180 डेज ही है। तो आपको इससे पहले पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 180 दिन के अंदर दोनों काम हो जाने चाहिए, 180 दिन के अंदर दोनों काम हो जाने चाहिए, अपॉइंटमेंट एंड इंटीमेशन, और 30 दिन का गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे 20 दिन है चलेगा, यहाँ पे 20 दिन है चलेगा, यहाँ पे जो गैप है वो अगर हम 180 दिन लेते तो 30 दिन से ज्यादा हो जाता, पर वो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो गैप है दैट शुड बी 30 डेज। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे भी लिख दिया है। उसके बाद बात आ जाती है कैजुअल वैकेंसी की, तो पहले उसको भी समझ लेते हैं। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या? कैजुअल वैकेंसी का मतलब ऑडिटर की डेथ हो गई, ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, तो बीच में ही उसकी पोस्ट खाली हो गई। ठीक है, डेथ की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उसकी पोस्ट बीच में ही खाली हो गई, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। ये तो हो गया कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग। अब जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग रखनी है, और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। तो ये टाइम है 30 डेज का। ठीक है, और ये मीटिंग होने के बाद, अभी मीटिंग हो सकता है आपने 5 दिन में कर ली हो, 7 दिन में कर ली हो, 10 दिन में कर ली हो, या 30 दिन में करी हो। ये मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको भी अपॉइंट कर देना है किसको, सॉरी इंटीमेट कर देना है किसको, CRA 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 30 दिन रहे। ठीक है, तो ध्यान रहे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इस वाले 30 दिन में इंटीमेशन इंक्लूड नहीं है। 30 दिन के अंदर तो आपको बोर्ड मीटिंग रख के अपॉइंटमेंट करना है, और जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उसके आधे फर्दर आपको 30 दिन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा दूं अगर आप कहें तो। कैजुअल वैकेंसी वाले केस में कि 30 दिन का आपको टाइम मिला,
आपने 15वें दिन अपॉइंट कर दिया, तो अपॉइंट करने के लिए आपको 15 दिन तो ये है, फर्दर और 15 दिन मिल जाएंगे, मतलब टोटल 30 डेज मिल जाएंगे आपको इंटीमेट करने के लिए। ठीक है, और अगर आपने 30वें दिन अपॉइंट किया है तो फर्दर 30 दिन और मिल जाएंगे इंटीमेट करने के लिए। एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है आपकी बात? ठीक है, तो हम सीआरए फॉर्म नंबर 2 तक गवर्नमेंट को ये बता चुके हैं कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, जिसमें ऑडिटर की सारी डिटेल होगी। अब काम आता है ऑडिटर का। ऑडिटर अपनी ऑडिट करेगा और ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो सवाल आता है सबमिट किसको करेगा? तो सबमिट करेगा भैया अपनी ऑडिट रिपोर्ट उसको जिसने उसको अपॉइंट किया है। किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि अपॉइंट भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया था। ठीक है, किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेगा। कितने दिन में करेगा तो उसकी बात कर लेते हैं कि 180 डेज में करेगा। ये पॉइंट पहले ले रहा हूं, वो बाद में लूंगा। 180 डेज के अंदर करेगा। कहां से? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी 30 सितंबर पे ही बात जाएगी। ईयर एंड होने से 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा, और सबमिट करने के लिए उसका जो फॉर्म होगा दैट विल बी CRA 3। तो आपको अगर पूछा जाए कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म कौन सा है, तो आप कहेंगे CRA 3 है। ठीक है, अब रिपोर्ट किसके पास पहुंच गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंच गई। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। और ये 30 दिन कब से काउंट होंगे? जब उनको वो रिपोर्ट मिली है। ऑडिटर को 180 दिन में देनी थी, अब ऑडिटर ने हो सकता है 150 दिन में दे दी, 160 दिन में दे दी, 70 में दे दी, 80 में दे दी। तो जब भी ऑडिटर रिपोर्ट दे देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा CRA 4 फॉर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उस रिपोर्ट के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें लिखी हुई कमियों का, उसमें लिखे हुए ऑब्जर्वेशन का, जो ऑडिटर ने कमियां बताई है ना, उनका एक्सप्लेनेशन भी देगा कि वो कमियां क्यों हुई और उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, जैसे ऑडिटर ने रिपोर्ट दी होगी तो उसमें लिखा होगा कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये गलत है, तो उनके ऊपर मैनेजमेंट जवाब भी देगा कि वो गलती क्यों हुई, उसका रीजन क्या था और उसके लाभ उन्होंने क्या एक्शन ले लिया है। ओके, ठीक है। अब जवाब एक और लास्ट पॉइंट बच जाता है कि जो ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया था उसका टेन्योर कब तक रहेगा, उसका कार्यकाल जो है वो कब तक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे उसको रिपोर्ट कितने दिन में देनी थी? 180 दिन में। तो जनरली हम कोई काम करते हैं जिसमें हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो जैसे ही हम रिपोर्टिंग कर देते हैं हमारा काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऑडिटर का काम भी खत्म हो जाएगा 180 दिन के अंदर, क्योंकि वो तो मैक्सिमम टाइम है। पर अगर उसने उससे पहले ही रिपोर्ट दे दी तो पहले भी काम खत्म हो सकता है। समझ गए? तो मैंने आपको कहा 30 सितंबर को मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, एनी हाउ, और मैंने पहले ही कोर्स पूरा कर दिया, तो जिस दिन पूरा कर दिया उस दिन मेरा काम खत्म। और या फिर 180 दिन या फिर जो 30 सितंबर है वहां तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां तक तो मुझे करना ही है एनी हाउ। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि रिपोर्ट देने की लास्ट डेट है, और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट जो भी पहले हो जाए उस दिन ऑडिटर का टेन्योर पूरा हो जाएगा। एक बार बता दीजिए CRA रूल्स के सारे रूल आपको समझ में आ गए, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं 6 रूल कौन से हैं। मैक्सिमम टेन्योर 180 डेज, मतलब कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके एंड होने से 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं भी करी तो उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा और उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी, फिर उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी फॉर नॉन कंप्लायंस। ओके, ठीक है, मैं एक बार 6 रूल दोबारा रिपीट कर देता हूं। रूल 1 स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, रूल 2 डेफिनेशन की बात करता है।
रूल 3 रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता है, और रूल 4 रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करता है। रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करता है, और रूल 6 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की बात करता है। ओके, चलिए। ऑडिटर कंटिन्यू मैक्सिमम कितने ईयर, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, रोटेशन का कोई पॉइंट नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट में ऑडिटर के रोटेशन का पॉइंट होता है बेटा, कॉस्ट ऑडिट में ऑडिटर के रोटेशन का कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलिए। डिटेल ऑफ फॉर्म आपके सामने है, जिसके अंदर देखो CRA 1 का तो हमने वहीं पे डिटेल दे दिया था कि 30 आइटम से रिलेटेड आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो वो डिटेल तो वहीं पे आ गई थी। CRA 2 फॉर्म, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, उसके अंदर हम कंपनी के सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और फॉरेन कंपनी है तो FCRN नंबर लिखते हैं, जिससे कंपनी की बेसिक डिटेल अपने आप फिल हो जाती है, प्री फिल हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, प्री फिल, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड से अपने आप आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या जिनके लिए ऑडिट करवानी है वो प्रोडक्ट आते हैं। जिस कॉस्ट ऑडिटर को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसकी डिटेल आती है, मतलब उसका मेंबरशिप नंबर, उसका नाम वगैरह। ठीक है, जिस ईयर के लिए हम ऑडिट करवा रहे हैं वो ईयर आता है। ठीक है, डिटेल ऑफ द प्रीवियस कॉस्ट ऑडिटर, अगर हम पुराने ऑडिटर को हटा के नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो पुराने ऑडिटर की भी डिटेल आती है कि हमने इसको हटाया है और नया अपॉइंट करा है, और अगर उसी को रीअपॉइंट कर रहे हैं तो फिर इसको भरना मैंडेटरी नहीं होगा। अटैचमेंट, अटैचमेंट के अंदर हमने जो रिजोल्यूशन पास किया होगा, हमने जो रिजोल्यूशन पास किया होगा उसको अपॉइंट करने का, वो अटैच होता है। तो ये 7 पर्टिकुलर्स के साथ CRA 2 फॉर्म फाइल हो जाता है। बात आती है CRA 3, जिसमें एनेक्जर्स आते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसके अंदर एनेक्जर्स होते हैं। एनेक्जर क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, वैसे मैंने रेगुलर क्लास में आपको बताया हुआ है कि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो जो कंपनी के ओनर है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस पूरी रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें, तो उनको एक शॉर्ट एंड समराइज रिपोर्ट चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट के अंदर तो मेन पॉइंट लिखते हैं और बाकी उनकी जो डिटेल है वो एनेक्जर्स में डाल देते हैं, मतलब पीछे के पन्नों में डाल देते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं एनेक्जर्स। 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में ये एनेक्जर्स लगते हैं। कौन से लगते हैं ये आपको पढ़ने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, और आपको एकदम याद होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन से एनेक्जर्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर MCQ बहुत आते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए MCQ कैसा आएगा, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको बोल देगा कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के कौन से एनेक्जर में आता है, कौन से पार्ट में आता है, तो आप कहेंगे पार्ट ए में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है जब कंपनी अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्या लिखेगी, अपना सिन नंबर, अपने बेसिक डिटेल, अपने वो प्रोडक्ट जिनकी ऑडिट होनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर की डिटेल, जिस ईयर के लिए ऑडिट हो रही है वो, आपको रिपोर्ट कब मिली और उसमें क्या कमियां हैं और उन कमियों के क्या जवाब हैं, ये सारी बातें लिख के वो फॉरवर्ड कर देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये मैंने आपको फॉर्मेट भी दिया है इस बार। ठीक है, CRA 2 का फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे सिन नंबर लिखेंगे, प्रीफिल करेंगे तो ये कुछ डिटेल अपने आप आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप भरेंगे सारी डिटेल जो आपको अभी बताई थी, और फिर आप इसको सबमिट लास्ट में कर देंगे। ठीक है, नए नोट्स के अंदर मैंने आपको फॉर्म भी डाल के दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, अटैच में जाके आप वो अपना रिजोल्यूशन अटैच करेंगे। ठीक है, कोई गलत रिजोल्यूशन हो गया तो उसको हटा भी सकते हैं, दोबारा अटैच कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे कौन साइन कर रहा है, जो भी डायरेक्टर साइन कर रहा होता है उसके साइन आते हैं, और ये डिजिटली साइन होते हैं, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मदद से ये फॉर्म साइन होता है। ठीक है, आई होप आपने कभी देखा होगा या यूज किया होगा। DSC पेन ड्राइव के जैसा होता है। ठीक, चलिए, ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दे रखा है, जिसके अंदर होता है कि हम पहले आपका नाम आता है फर्म का, और फिर सारा आता है कि इस क्लाइंट का हमने ये ऑडिट किया है और हमारे ऑब्जर्वेशन ये है।
कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हुए हैं नहीं हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर फॉलो हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें मेंशन होती है और हमारी राय इसमें मेंशन होती है। नीचे हमारी सील और हमारे सिग्नेचर, मतलब कॉस्ट ऑडिटर की सील एंड सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। डेट होती है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको ऑडिट रिपोर्ट की डेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और प्लेस होता है कि ऑडिट कहाँ हुई है, उस पर सिग्नेचर होते हैं। ओके, ये फॉर्म नंबर CRA 4 है, तो इनको आप देख लेना, इनको मुझे बताने की कोई जरूरत आपको नहीं है, और ना ही ये एग्जाम में आते हैं। इनका कंटेंट जो होता है वो एग्जाम में आता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इस चैप्टर में से। देखिए कितने काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बड़ा वेटेज है इसका, मतलब इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, 36 क्वेश्चन आए हैं अप टू दिसंबर 19 तक का। सब कुछ इसमें अपडेटेड है, तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कैनर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बेटा आप अलग से पूछ लेना, क्योंकि रिवीजन क्लास में अगर अपन डाउट क्लास लेने लग गए तो फिर ये थोड़ा सा ना अलग काम हो जाएगा। आज मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा, जितना मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, उससे रिलेटेड डाउट आप मुझे आज शाम को पूछ सकते हैं, ठीक है। रिवीजन क्लास में अगर अपन डाउट लेने लग जाएंगे, कौन से क्वेश्चन वाले, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट हो चलेगा। अगर अपन क्वेश्चंस के डाउट लेने लग जाएंगे तो फिर वो अलग डिस्कशन में मैटर चला जाएगा, इसलिए आप मुझे बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, चलिए एक बार बता दीजिए चैप्टर नंबर 1 और 2 में कोई डाउट है जो हमने पढ़ा है उसमें, ना कि क्वेश्चंस में, तो पूछ लीजिए। और यहाँ तक का रिवीजन कैसा चल रहा है एक बार ये भी बता दो, समझ में आ रहा है आपके? चलिए आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 दो बातें कर रहे हैं, एक तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बातें कर रहे हैं और एक ऑडिट प्रोसेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बातें करते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर प्रोफेशनली कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास उसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। अगर हमारे पास उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कल को अगर हमें कोई बात प्रूव करनी पड़ी या फिर हम पे कोई एलिगेशन लगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम सही हैं, हम डिफॉल्ट नहीं किया है हमने, हम गलत नहीं है। और वो बात साबित करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ एलिगेशन को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, प्रॉपर और वेल मैनेज काम करने के लिए भी डॉक्यूमेंट जरूरी है। आपका ऑडिटर, आपका जो क्लाइंट है वो कभी भी आपको कॉल कर देगा कि सर पिछले साल की रिपोर्ट हमारे यहाँ से गुम हो गई, आप एक बार नई कॉपी भेज दीजिए हमें, हमें बैंक में सबमिट करानी है, हमें लोन लेना है, ये करना है वो करना है। तो अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने तो ऑडिट कर दी, तेरे को रिपोर्ट दे दी, अब तू जाने, तेरा काम जाने, हमें नहीं पता। आप ये नहीं कह सकते आप। तो आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए और वेल मैनेज जगह में स्टोर की हुई होनी चाहिए। तो वो हम बात अब यहाँ करेंगे। सबसे पहले बोला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो वर्किंग पेपर है वो एक प्रॉपर फाइल में आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि मेरे को ऑडिट करने के दौरान क्या क्या मिला था और उसमें क्या क्या कमियां थी और क्या क्या चीजें थी, ठीक। तो इन फ्यूचर वो आपके रेफरेंस के लिए भी काम आएगा और आपके नॉलेज के लिए भी काम आएगा। डन। ऑडिट फाइल का मतलब क्या है? अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन मैं कर रहा हूँ एक ऑडिट का, ठीक है। मान लीजिए मैं ए लिमिटेड की ऑडिट करने गया और वहां पे मुझे जो भी पेपर मिले मैंने एक फाइल में मैंने ऐसे कर दिया, ये रिकॉर्ड कर लिया। तो इस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जो मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्या मैं ये प्रोसेस हर ऑडिट में लगाता हूँ? मैंने ए लिमिटेड की भी ऑडिट करी, मैंने बी लिमिटेड की भी ऑडिट करी, मैंने सी लिमिटेड की भी ऑडिट करी, बताओ मैं सब में लगाता हूँ क्या? क्या मैं ये प्रोसेस हर ऑडिट में लगाता हूँ? बोलिए, क्या मैं ये प्रोसेस सारी ऑडिट में लगाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वाली? यस। तो मैंने जब एक की ऑडिट खत्म करी होगी तो मेरे पास एक फाइल बनी होगी,
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ऑडिट फाइल है मेरी ए लिमिटेड की? वैसे ही एक फाइल बनी होगी तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी फाइल है बी लिमिटेड की और ये मेरी फाइल है सी लिमिटेड की। तो ऐसे जितनी ऑडिट हम करेंगे उन सब की हम एक फाइल बना लेंगे जिसे कहेंगे ऑडिट फाइल। समझ गए? तो दैट मीन्स वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, ये फिजिकल भी हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। जिसमें एक क्लाइंट से रिलेटेड सारा डेटा कंटेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिट फाइल। ये मेरी एक ऑडिट फाइल है, ये मेरी दूसरी ऑडिट फाइल है, ये तीसरी ऑडिट फाइल है, क्योंकि इन्होंने एक एक एसएससी से रिलेटेड सारा डेटा लिखा हुआ है। डन? तो इन वर्ड्स में डिफरेंस समझ लेना, इट्स ए प्रोसेस, ठीक है, और इट्स ए आउटपुट, ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारी आउटपुट है, जो फाइल होती है वो एक आउटपुट है। ऑडिट वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर का मतलब जब फाइल बन रही होती है, तो फाइल तो एक प्रोसेस में बनती है ना, एक पेपर लगेगा, फिर एक लगेगा, फिर एक लगेगा, ठीक है। तो वो जो पेपर्स होते हैं अगर हम उनको लूज फॉर्मेट में बात करें तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर। मतलब ऐसे पेपर जो आपकी की हुई ऑडिट को दर्शाएं, मतलब वो ये बोले कि देखो हाँ भाई इस बंदे ने ऑडिट करी है और ऑडिट के अंदर क्या क्या करा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑल ऑडिट एविडेंस, जितने भी ऑडिट एविडेंस हमें मिलते हैं वो सारे रिकॉर्ड हम जब करते हैं तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर का एक रूप ले लेते हैं। अच्छा, मैं ये कहूं अगर कि इस फाइल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सारे ऑडिट वर्किंग पेपर हैं, तो क्या सही कह रहा हूं मैं? इस फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सारे ऑडिट वर्किंग डॉक्यूमेंट हैं, तो क्या ये कह सकता हूं मैं? बिल्कुल कह सकते हैं, डेफिनेटली, क्या दिक्कत है? समझ गए? ठीक है, 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा। जी करें स्टार्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ। तो फाइल में जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं उनको क्या कहेंगे? ऑडिट वर्किंग पेपर कहेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए, आई होप ये तीनों टर्म्स आपके समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, ऑडिट स्टेज। देखिए ऑडिट स्टेज में और ऑडिट प्रोसेस में थोड़ा सा ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? ऑडिट स्टेज मतलब आपने कंप्यूटर क्लास से ली थी, अभी आपकी ट्रेनिंग हुई थी ना कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर में हम एक चीज पढ़ते हैं कि एक इनपुट, उस पे होती है प्रोसेस और फिर निकलता है आउटपुट। पढ़ा हुआ है ऐसा? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो वैसे ही ऑडिट के अंदर होता है। सबसे पहली होती है प्लानिंग, आप प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूशन बोल दो या परफॉर्मेंस बोल दो, और लास्ट में क्या दे देते हैं आप? रिपोर्ट दे देते हैं। काम करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर उस काम को करते हैं और करने के बाद उस काम का रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो स्टेज में देखिए, फर्स्ट स्टेज का मतलब होगा प्लानिंग ऑफ ऑडिट, दूसरे स्टेज का मतलब परफॉर्मिंग ऑडिट, और तीसरे स्टेज का मतलब रिपोर्टिंग, ठीक। अब आते हैं प्लानिंग के अंदर क्या है। तो भाई प्लानिंग तो आप ये जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, चाहे वो ऑडिट है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, और चाहे आपका बिजनेस है। किसी भी काम को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, और अच्छी प्लानिंग का मतलब कि आधा काम तो आपका हो गया है। अब प्लानिंग आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आज मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी मैं ऑडिट करता हूँ, पर मेरी प्लानिंग सबके लिए एक नहीं होती है, सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है, अकॉर्डिंग टू उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की साइज कैसी है, उसका बिजनेस कैसा है, ठीक है। वो सब चीजें देखने के बाद मुझे मेरी प्लानिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है, उसका बिजनेस बहुत बड़ा है तो मैं टाइम ज्यादा लेके चलता हूँ कि ज्यादा टाइम लगेगा। एक क्लाइंट छोटा है तो मैं टाइम कम लेके चलता हूँ, कम लगेगा, ठीक है। एक क्लाइंट के यहाँ प्रॉपर सिस्टम है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सब चीजें मुझे वहां रेडी मिलेगी, और एक क्लाइंट ऐसा है जिसके यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वहां जाके मुझे ही दिमाग लगाना पड़ेगा और मुझे ही झिकझिक करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी प्लानिंग चेंज होगी। तो प्लानिंग करने के लिए आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट जानना होगा, वो कैसा है,
वहां पे आपकी रिस्क कितनी है, रिस्क मतलब कि आपकी जो पॉलिसी आप जो बना के जा रहे हैं, प्लानिंग करके जा रहे हैं, उसके फेल होने के या आपके डिसीजन में कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कितने हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी रिस्क डिसाइड करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है रिस्क एंड मेटलिटी असेसमेंट। मेटलिटी असेसमेंट का मतलब आप ये देखेंगे कि किन किन चीजों को मैं चेक कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूं एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, कि मुझे किस हद तक चेकिंग करनी है ये मैं डिसाइड करता हूं। ठीक है, NTE का मतलब होता है नेचर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। किस टाइप की चेकिंग करनी है, कितने टाइम में करनी है और किस हद तक करनी है, ये बातें हम डिसाइड करते हैं हर ऑडिट को लेके। ठीक है और फिर प्लानिंग इज डन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो, टाइम वेस्ट कम से कम हो, इस बात के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग फेज होता है, जिसके अंदर हम सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके ऊपर हमारा रिस्क असेसमेंट करके हमारी पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम वहां जाके सारी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उन्होंने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो सब्सटेंसिव मतलब डिटेल स्टडी करते हैं और सारे काम करते हैं। और बाद में फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद एक ओपिनियन डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी 4 तरीके की ओपिनियन होती है। एक क्लीन रिपोर्ट जिसको हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी कहते हैं, एक क्वालिफाइड ओपिनियन, तीसरी एडवर्स ओपिनियन और चौथी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसमें हम कोई भी ओपिनियन नहीं देते हैं। तो वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं और फाइनली हम उसको अपनी रिपोर्ट में डाल के प्रेजेंट कर देते हैं। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? ओके, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आगे में एक चीज बताइए मुझे पहले एक बार, सीएमए के अंदर कितने स्टेज होते हैं? सीएमए करने के लिए कितने स्टेज होते हैं? एक सीएमए फाउंडेशन होता है, ठीक है, एक इंटर होता है और एक फाइनल होता है। ठीक है, पर इसको करने की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है ना। किसी ने बीकॉम से एंट्री मारी तो उसको 2 ही प्रोसेस में जाना पड़ा, 2 ही स्टेज में जाना पड़ा। किसी ने सीएमए फाउंडेशन एक बार कर लिया, उसके बाद इंटर का एक ग्रुप दिया, फिर इंटर का दूसरा ग्रुप दिया, ठीक है, फिर फाइनल का एक ग्रुप दिया, फिर फाइनल का दूसरा ग्रुप दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो इंटर करने के कई तरीके हो सकते हैं, फाइनल करने के कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, और फाउंडेशन करने के कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे बीकॉम कर लिया, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है हमने सीएस कर लिया, सीएस फाउंडेशन कर लिया तो नहीं करना पड़ेगा। तो कई तरीके हो सकते हैं। तो वैसे ही ये जो प्रोसेस है ये वही 3 स्टेज है, पर उन स्टेज को डिटेल में लिया गया है, उन्हीं 3 स्टेज को डिटेल में लिया गया है। ठीक है, तो पहला बोला गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जब भी आप ऑडिट कर रहे होंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे। वैसे ये प्लानिंग फेज का ही पार्ट है। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन क्या करेंगे कि भाई मैं जो ऑडिट कर रहा हूँ वो मैं किस लिए कर रहा हूँ। क्या मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, क्या मुझे डिटेल स्टडी करनी है, क्या मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप में करना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। एक काम करने के कई रीजन हो सकते हैं और उन रीजन की वजह से वो काम करने का तरीका भी बदल सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप ये सोचेंगे कि मेरा पढ़ाई करने का पर्पज क्या है, क्या मुझे सिर्फ पास होना है, क्या मुझे रैंक लानी है, या मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। क्या ये 3 पर्पज हो सकते हैं? तीनों में से कोई एक बोलिए। आपका पढ़ने के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 3 में से एक हो सकता है, या तो मुझे एग्जाम पास करना है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, या मुझे रैंक लानी है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, या मुझे सब्जेक्ट का बड़ा अच्छा नॉलेज करना है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। बोलो, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। और इन तीनों ऑब्जेक्ट की वजह से क्या आपका पढ़ने का तरीका भी चेंज होगा? क्या इन तीनों ऑब्जेक्ट में से अलग अलग ऑब्जेक्ट होने पे आपका पढ़ने का तरीका भी चेंज होगा?
यस, क्योंकि पास होने के लिए पढ़ना है तो आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है या ज्यादा बार आता है, ठीक है। रैंक लानी है तो आप सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप इन डेप्थ पढ़ेंगे, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, समझ गए। तो वैसे ही सबसे पहले हम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि मैं ऑडिट कर क्यों रहा हूँ, क्लाइंट मेरे से ऑडिट करवा क्यों रहा है, वो क्या चाहता है मुझसे, ये आप देखेंगे। मैनेजमेंट आउटलुक का मतलब कि क्लाइंट मेरे से क्या चाहता है। फिर आपके लिए आप कुछ कंडीशंस देखेंगे, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर आप ये देख लेंगे कि मुझे ऑडिट किस लिए करनी है, किस हद तक करनी है, ठीक है। कितने ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। अब आप कहेंगे सर ऑडिटर तो एक ही होता है, नहीं, जॉइंट ऑडिट के केस में एक से ज्यादा ऑडिटर हो सकते हैं, तो इसलिए कितने ऑडिटर अपॉइंट है वो भी देखना है, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रेमवर्क मतलब कि मुझे IRDA को ध्यान में रखना है या मुझे बैंकिंग एक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं जिसकी ऑडिट कर रहा हूँ वहाँ पे क्या एप्लीकेबल है वो देखना है आपको। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे, उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग कंपनीज बिजनेस। कंपनी के बिजनेस को आप समझेंगे कि उसका बिजनेस कैसा है, नेचर क्या है। मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप कंपनी के बिजनेस को समझेंगे कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, किस तरीके की इंडस्ट्री में काम करता है, उसके ऊपर कौन से रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगते हैं, ये सारी बातें आप समझेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि प्लानिंग फेज के अंदर हम सामने वाले एंटिटी की नॉलेज लेते हैं, तो ये उसी का बात है, बस ये डिटेल में दिया हुआ है कि हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं, बस डिटेल में हम इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अभी तक जो हमने 3 स्टेज पढ़े हैं ना, 1 to 3, ये तीनों प्लानिंग के ही पार्ट है। तीनों प्रोसेस जो हमने पढ़ी है वो प्लानिंग के ही पार्ट है। और फोर्थ में हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के अंदर वही हम करेंगे कि हमें कब ऑडिट करनी है, हमारी ऑडिट कितने टाइम में पूरी हो जानी चाहिए, ऑडिट टीम कौन होगी, ऑडिट करने का प्रोसेस क्या होगा, ऑडिट में हमारा जो एनटी है वो क्या रहेगा, ठीक है। और हमें कौन से KMP से बातें करनी है, की मैनेजियल पर्सन, ठीक है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसमें प्लानिंग में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। रेगुलर क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो अभी हमको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद आता है बेटा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट, जो हमारी सेकंड स्टेज है, स्टेज 2 है। अभी तक जो हमने 4 पढ़े हैं प्रोसेस, ठीक है, वो स्टेज 1 के पार्ट थे, और अब हम पढ़ रहे हैं स्टेज 2 जो है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एग्जीक्यूशन के अंदर हम परफॉर्म करेंगे हमारा काम, मतलब हमें जो प्रोसीजर लगाने हैं, जो हमने प्लान किए थे, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और चेक करेंगे कि हमारे पास जो एविडेंस आए हैं वो प्रॉपर है, तो या जो हमें चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है। सफिशिएंसी चेक कर लेंगे कि कम इंफॉर्मेशन पे हम अगर जजमेंट दे देंगे या हमारी ओपिनियन दे देंगे तो कल को हमें प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए हम देखेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट हमारे लिए सफिशिएंट है। वो सारे कलेक्ट करने के बाद हम हमारी रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये कहा गया है 6th प्रोसेस में कि आप ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ऑडिट एग्जीक्यूशन के काम टाइम पे भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और रिपोर्टिंग के टाइम पे भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो चलती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं, ओके। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी ये एक बार जरूर बता दें, क्योंकि अपन ने इतनी फास्ट रिवीजन पहली बार किया है, ठीक है, आपकी क्लास में। हाँ बिल्कुल काफ़ी है बेटा, ये सीट एग्जाम के लिए काफ़ी है, इनफ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।